हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। आओ समझते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। चैप्टर का नाम है द्रव्यमान केंद्र या इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। बच्चों नाम से ही क्लियर है, सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जिस पर सिस्टम का टोटल मास ऐड रहता है, टोटल मास सेंटर्ड रहता है। द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु होता है जिस पर निकाय के कणों का कुल द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उसको कहा जाता है निकाय का द्रव्यमान केंद्र। बच्चों द्रव्यमान केंद्र हमको बहुत हेल्प करता है एक बॉडी के मोशन की स्टडी करने में, एक बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन को समझने में। जैसे एग्जांपल के लिए इस मार्कर, ये सपोज एक रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, द्रव्यमान केंद्र बीच में होगा। भाई इसी पे तो इसका टोटल मास डिपेंड करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। अगर मैं इस मार्कर को इस तरीके से ऐसे फेंकूं जिस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, अगर ऐसे मैं इसको फेंकूंगा तो इसका मोशन देखिए, ये यहाँ से ऐसे घूमते 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 ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से ध्यान से देखो कि यहाँ से अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये फेंकने के बाद ऐसे यहाँ से चलेगी, इसे घूमते 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 इस तरीके से जाएगी, रोटेट करते करते। अब इधर ऐसे रोटेट करते हुए जा रही है, सेंटर ऑफ मास बीच में है। बाकी पार्टिकल, सपोज मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया, इस पार्टिकल के मोशन को देखिए, ये जब चलेगा तो ये इस तरीके से इसे घूमते घूमते इस तरीके से आएगा, मतलब रोटेट भी करेगा और इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन भी करेगा, दोनों चीजें रहेंगी। भाई इस तरीके से है, जैसे ये एक रॉड है, इस रॉड को मैंने इसे घुमा करके फेंक दिया, तो ये घुमा करके फेंकने के बाद ये ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रही है ये। अब इस तरीके से थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखा दूं, ये इस तरीके से इसे घूमते हुए ऐसे जा रही है, ऐसे इस तरीके से जा रही है। तो इसके इस पार्टिकल का मोशन देखिए, ये वाला पार्टिकल, ये छड़ है और ये रॉड जब ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रही है, तो इस पार्टिकल के बारे में देखो इसके नोक के बारे में समझो। ये यहाँ से घूमा, पहले तो सर्कुलर मोशन किया, फिर आगे भी चल रहा है, सर्कुलर नहीं रोटेशनल मोशन, इसने रोटेशन भी किया और आगे भी जा रहा है। तो इस तरीके से अब पार्टिकल ऐसे रोटेट भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है, तो उसके मोशन को समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास को समझते हैं। सेंटर ऑफ मास, अब जितने भी जहां जहां पर ये छड़ पहुंची है, सबके सेंटर ऑफ मास का अगर लोकस बनाओगे तो सेंटर ऑफ मास का लोकस बड़ा ही सिंपल बनेगा कि ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी ये पूरा जो बॉडी है ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास हमको बहुत हेल्प करता है ये समझने में कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के थ्रू हम समझ सकते हैं कि बॉडी किस तरीके से मोशन कर रही है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक गेंद ले लिया, एक गेंद को ऐसे आप स्पिन करा करके ऐसे फेंकते हो, कुछ बॉलर आते हैं ना, इसे गेंद को इसे नचा नचा करके इसे देखते हैं, इसे बॉलिंग करने से पहले, तो ऐसे जब इसको फेंकते हैं ऊपर की तरफ, अब उसके मोशन को देखिए, एक तो बॉल रोटेट भी कर रही है, कुछ ऊपर भी जा रही है। अच्छा, बॉल रोटेट भी कर रही है, ऊपर भी जा रही है। एक पार्टिकल को पकड़ो, ये बॉल है और इसको हमने ऐसे रोटेट करा दिया, ऐसे रोटेट भी कर रही है और ऊपर भी जा रही है। इसके हमने यहाँ पर सपोज एक पार्टिकल है, उसको पकड़ा, तो वो पार्टिकल जब बॉल ऐसे रोटेट करेगी तो वो पार्टिकल का मोशन देखो कि वो रोटेट भी कर रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। अब इसके मोशन को समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। सेंटर ऑफ मास इस बॉल का बीच में होगा
उसको अगर आप देखोगे तो रोटेट भी कर रहा, ऊपर भी जा रहा, उस कंडीशन में इसका पथ एक सीधी रेखा बनेगा। मतलब इसके मोशन को समझना आसान है कि बॉल ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ये सेंटर ऑफ मास का मोशन है। ये तो पूरी बॉडी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ये चीज समझना आसान है। तो सेंटर ऑफ मास से हम किसी बॉडी के मोशन की आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से मूव करेगी, ठीक ने। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों समझते हैं सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ से कैसे फाइंड करते हैं, उसकी लोकेशन कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये अब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कैसे निकालते हैं बच्चों, किसी भी कण की स्थिति को बताने के लिए या किसी कण की तरफ मूल बिंदु से खींची गई जो सदिश रेखा होती है उसी को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे हम रेफरेंस मान लेते हैं मूल बिंदु को। मान लीजिए कि ये कोई एक सिस्टम है जिसमें कई पार्टिकल्स हैं, सपोज n पार्टिकल है। इसमें पार्टिकल का मास है, पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, ऐसे सपोज n पार्टिकल्स हैं। तो nवे का जो मास है ये है mn। इन पार्टिकल्स का जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ओरिजिन के रेफरेंस में 0,0 ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष पहले वाले कण का स्थिति सदिश है r1, दूसरे वाले पार्टिकल का r2, तीसरे वाले का r3, ऐसे nवे वाले का इसका rn। तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में सपोज यहाँ पे कहीं पे है ये, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है बच्चों RCM, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम लोग निकालते हैं इस फार्मूले से। RCM बराबर m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, ऐसे जितने पार्टिकल्स होंगे सबके मास और उनके पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ बॉडी, दैट मीन्स m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस m। ये फार्मूला है सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का। यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे हमने निकाला जो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn, ये दिखा रहा है कि मास ऑफ टोटल पार्टिकल्स, और मास ऑफ टोटल पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे निकाय का कुल द्रव्यमान, सिस्टम का टोटल मास। और सिस्टम के टोटल मास को अगर हम सपोज कैपिटल एम अज्यूम कर रहे हैं तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करने का। यहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप कि एक्स एक्सिस वाई और जेड एक्सिस में ये वाला पार्टिकल ये तो प्लेन में है, अभी प्लेन में 2 डायमेंशनल फिगर सपोज बनाया गया है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे कुछ दूरी ट्रेवल किया गया है और वाई एक्सिस पर भी, अगर ये जेड एक्सिस में भी सपोज कुछ ट्रेवल किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, पहले तो सेंटर ऑफ मास का निर्देशांक या द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक होता है, द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक ये होता है बच्चों XCM, YCM, ZCM, जहाँ पे XCM बराबर होता है m1x1 प्लस m2x2
प्लस m3x3, ऐसे ही जितने पार्टिकल्स हैं सबके मास इंटू एक्स, एक्स इसके एलान, उनकी डिस्टेंस, मल्टीप्लाई करके टोटल मास ऑफ बॉडी से डिवाइड करते हैं, ये प्लस m। इसी तरीके से अगर मैं निकालूं YCM, तो YCM भी हम लिख सकते हैं। y कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास m1y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस mn yn डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस m, ये हो गया। ऐसे बच्चे ZCM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ZCM बराबर क्या होगा, m1z1 प्लस m2z2 प्लस m3z3 डिवाइड बाय टोटल मास, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस mnzn, यहाँ तक m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस m। तो इस फार्मूले से हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसका निर्देशांक कितना होगा, कहाँ पे होगा। तो ये होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने का तरीका। आप लोग नोट कर लिए होंगे, जो वीडियो को पास करके इसको नोट कर लेंगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं, इस पे सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कहा दिया कि सपोज कोई 3 पार्टिकल हैं। पहला पार्टिकल पॉइंट ए पर है, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है r1 इज इक्वल्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k। r2 दूसरे वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तीसरे वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है -2i कैप प्लस 3j कैप और -k कैप। पहला वाला पार्टिकल, इसका मास है 1 ग्राम, दूसरे वाले पार्टिकल का मास भी है 1 ग्राम और तीसरे वाले पार्टिकल का मास भी है 1 ग्राम। आपसे कहा दिया गया फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। 3 पार्टिकल्स है तो 3 तरह से लिखेंगे। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, RCM बराबर
M1 M2 M3 तीनों की वैल्यू 1 1 है, सो 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इतना ही होगा, ये होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, फिर प्लस M2 R2 M1 1 इंटू इतना करेंगे तो भी इतना ही आएगा, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना मिलेगा, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई टोटल मास 1 + 1 + 1 मतलब 3 ग्राम, टोटल मास 3। यहाँ पे बच्चों -2i कैप से 2i कैप कैंसिल, माइनस k कैप से प्लस k कैप कैंसिल, कितना कितना बच रहा है, i कैप RCM बराबर i कैप, फिर इसके बाद j कैप और 3j कैप, यहाँ पे 3j कैप तो 3 3 6 6 1 7 मतलब ये हो गया 7j कैप, ये हो गया। k कैप वाला खाली एक ही टर्म है, माइनस k कैप डिवाइड बाई 3, तो हम इसको लिख सकते हैं RCM बराबर 1/3 i कैप प्लस 7/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। ये इस तरीके से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बच्चों जब भी सेंटर ऑफ मास में आपको किसी कण के स्थिति के सापेक्ष पूछा जाए, जैसे कह दिया जाए कि यहाँ 5 पार्टिकल्स हैं M1 M2 M3 M4 M5 और कह दिए M1 के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, तो M1 के सापेक्ष जब निकालेंगे जिसके रेफरेंस में पूछा जाए उसको आप ओरिजिन मान लेंगे और उसके बाद सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कहा दिया गया कि एक कोई वर्ग है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मास रखे गए हैं, इस पर मास है m, इसका भी मास है m, इसका भी मास है m और इसकी लेंथ है l। कहा दिया गया ये ABCD ये एक स्क्वायर है, आपसे कहा दिया गया A के सापेक्ष इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, तो A के सापेक्ष क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू A। बच्चों A के रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको फाइंड करना है, तो A के रेफरेंस में फाइंड करना हमने पहले बताया, जिसके रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करना उसको आप यहाँ पे मान लेंगे ओरिजिन पे, तो ये ओरिजिन पे ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया इसका ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे बच्चों तो ये होगा 0, 0, यहाँ पे इसकी लेंथ l है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा l, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया l, l, इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना मिलेगा, तो आंसर इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा 0, l। तो यहाँ पर हमको 4 वैल्यूज मिल गई, चारों पॉइंट से कोऑर्डिनेट मिल गए, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया, x4 y4 हो गया। अब आपसे कहा दिया गया सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा, उसकी लोकेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे देखते हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं x और y, तो हम केवल x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। XCM बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ये फार्मूला होता है। अगर पुटअप करिए XCM बराबर M1 मास सबके m है, m इंटू 0, पहले वाले में m इंटू 0 फिर प्लस, दूसरे वाले में मास m और x2 की वैल्यू l, तो m इंटू l प्लस m3 कितना है m इंटू x3 l प्लस m4 कितना है m और x4 कितना है 0 डिवाइड बाई m प्लस m प्लस m प्लस m सबके मास रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4m, इतना हो गया।
ये हो गया एक्स सी एम बराबर ये जीरो, एम एल इक्वल 2 ml, 2 ml डिवाइड बाई 4m, तो 2 ml डिवाइड बाई 4m, m से m मर गया, ये हो गया 1/2। तो एक्स सी एम किसके बराबर होगा, L/2, इसके बराबर मिल गया। फिर वाई सी एम ऐसे निकालेंगे, तो वाई सी एम किसके बराबर होगा, सेम ठीक इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या होगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वाई सी एम बराबर m1y1, m1 किसके बराबर है, my1 0, फिर प्लस m2 किसके बराबर है m, और y2 किसके बराबर है, यहाँ से देखिए 0, फिर m3 का मान m, और y3 किसके बराबर है, यहाँ पे l, फिर प्लस m4 की वैल्यू m इंटू y4 की वैल्यू l डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस m प्लस m प्लस m बराबर 4। अच्छा ये भी जीरो, m l m l, m इंटू l m l, और ये m l 2 ml बाई 4 इज इक्वल्स L/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, YCM की वैल्यू L/2। तो बच्चों फाइनली जो कोऑर्डिनेट मिला सेंटर ऑफ मास का, ये देखो L/2 का मैं L/2, कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, सेंटर ऑफ मास का, तो आंसर इसका मिला L/2 कामा L/2। L/2 का मतलब पता है कहाँ पे मिल रहा है, सेंटर, यहाँ। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, L/2 वैसे भी अगर हम देखें तो इस सिस्टम का चूंकि एक सिमेट्रिकल बॉडी दिया गया है, जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिल रहा है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ऐसे मिलेगी। तो ये कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिससे हम लोग सेंटर ऑफ मास बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो कैलकुलेट करना है, या सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, उसको अब हम लोग समझते हैं। जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस का, जो कि BHU एंट्रेंस या JEE या नीट ऐसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जे एडवांस वगैरह में। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट और JEE की, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, हमारे पास एक गिवन फिगर है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, और यहाँ पे एक कोई समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ पे मास है m1 50 ग्राम, यहाँ पे मास है m2 100 ग्राम, यहाँ का मास है m3 150 ग्राम, और भुजा की लंबाई, सभी भुजाएं इसकी 1-1 मीटर की, ये वाली भी 1 मीटर, ये सब 1-1 मीटर की। क्वेश्चन है बच्चों आपका JEE मेन का 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। आपसे कहा दिया गया फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। इसके ऑप्शन है बच्चों, पहला 7/12 मीटर, √3/4 मीटर, बी 7/12 मीटर, कामा √3/8 मीटर, फिर तीसरा है √3/4 मीटर,
5/12 मीटर, लास्ट है √3/7 मीटर, 7/12 मीटर। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे इसका। बच्चों पहले हम सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें। M1 चूंकि ओरिजिन पर ही है तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा। M2 का कोऑर्डिनेट देखो, ये 1 मीटर दूर है, y एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, 0। रही बात इस पॉइंट का, यहाँ से बच्चों अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा नीचे की तरफ तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 1.5 हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। अगर ये वाली डिस्टेंस 1/2 हो गई, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये वाली डिस्टेंस 1/2 हो गई तो एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस हो गई 1/2। वाई एक्सिस की डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। आप देखो ये वाली डिस्टेंस 1/2 है, ये 1 है, तो हम पाइथागोरस लगा लें। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स √, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √। हाइपोटेनियस इसका कर्ण कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस बेस इसका 1/2, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 या 1 हो जाएगा 4 - 1/4 और √3/2। मतलब y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई √3/2 की गई। तो कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। अब तो क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया। अब एकदम आसान क्वेश्चन है। x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ये है x3 y3। बस अब क्वेश्चन तो एकदम सिंपल हो गया जैसे इसके पहले आप लगाए थे। तो वीडियो को पास करो और क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, जल्दी से जल्दी इसको लगा करके बताओ। हो गया, ठीक है। अब हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हमको कोऑर्डिनेट में x cm y cm z cm पता है। x cm किसके बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू पुट करो। m1 कितना है 50 ग्राम, x1 कितना है 0, m2 कितना है 100, x2 कितना है 1, फिर m3 कितना है 150 और x3 कितना है 1/2 डिवाइड बाय टोटल मास 50, 100, 150, तो कितना हो जाएगा 300 इतना। तो ये मिला XCM बराबर, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 75 और इसको ऐड कर दिया तो 175/300। 5 से इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, 5 का 30, 60 हो गया, और इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना मिलेगा क्या, फिर 5 से डिवाइड कर दो तो 5 से 35, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से मिला XCM इज इक्वल्स 7/12, कितना मिल गया, कितने मीटर। नेक्स्ट YCM का फार्मूला हमको पता है क्या होता है, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो YCM किसके बराबर मिलेगा, पहले पुटअप करिए। M1 50, Y1 देखिए यहाँ से दिया गया है 0, Y1 कितना है 0, फिर प्लस M2 कितना दिया गया है 100, Y2 कितना दिया गया है 0, M3 कितना दिया गया 150 और Y3 कितना दिया गया √3/2 डिवाइड बाय टोटल मास 50, 100, 150, 150, 300 इतना। ये 0 ये कैंसिल होगा तो 75, तो ये हो जाएगा 75/3। कितनी गंदी है 75/3/3। 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 5 और ये 5 हो गया, 5 से 60 हो गया, फिर 5 से 5 × 5 ये हो गया 4। तो YCM किसके बराबर मिला √3/4 इतने मीटर, YCM मिल गया।
अब बच्चों एक्स सी एम वाई सी एम हमको मिल चुका है, तो अब कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट किसके बराबर मिल रहा है, तो आंसर है 7/12 मीटर कामा √3/4 मीटर। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला, ये वाला ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से, जो लोग नहीं लगा पाए हैं, नहीं सॉल्व कर पाए, वो लोग नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर एक छड़ ली गई है, ये एक कोई राड है, इस राड का मास दिया गया है, टोटल मास, ये एक राड है बच्चों, और इस राड का टोटल मास दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का, ये दिया गया है 2m। कितना है, 2m, ये इसका टोटल मास है, ये यहाँ तक है। और एक राड यहाँ पर दी गई है, इस राड का टोटल मास दिया गया है m, और एक राड यहाँ भी दी गई है, इस राड का टोटल मास भी है m। यहाँ पर L है, ये हाफ डिस्टेंस L है, ये 2L है, और ये वाली डिस्टेंस 3L है। ये भी क्वेश्चन है बच्चों आपका जेईई मेन का 2009 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके ऑप्शन है बच्चों, पहला RCM इज इक्वल्स 3/8 LI कैप प्लस 11/8 LJ कैप। दूसरा RCM इज इक्वल्स 11/8 LI कैप प्लस 3/8 LJ कैप। तीसरा RCM इज इक्वल्स 13/8 LI कैप प्लस 5/8 LJ कैप। लास्ट है RCM इज इक्वल्स 5/8 LI कैप प्लस 13/8 LJ कैप। ये इसके ऑप्शंस हैं, ट्राई करो आप लोग। जो लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन को, वीडियो को पास करके लगा लें, जो लोग नहीं लगा सकते वो लोग इसका सलूशन देखें। सलूशन इसका देखते हैं बच्चों। पहली चीज हम लोग कॉन्सेप्ट इसका पकड़ते हैं। कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का क्या है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का टोटल मास सेंटर्ड होता है। यहाँ पे अगर मैं देखूं एक राड है, अगर तो इस राड का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बीच में होगा। मतलब ये एक ऐसा मास है या एक ऐसा पॉइंट है जिस पर टोटल मास काम कर रहा है, तो टोटल मास यहाँ पे। इस वाली राड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इस वाली राड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब मैं अगर तीनों मासेस का कोऑर्डिनेट निकालूं तो तीनों मासेस का कोऑर्डिनेट कितना कितना होगा बच्चों। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो इसका कोऑर्डिनेट आप देखो, ये कितनी हाइट ऊपर है L और कितनी डिस्टेंस आगे है, तो आंसर है L। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ L, L, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो आप, ये वाला पॉइंट x एक्सिस में 2L दूरी, 2L डिस्टेंस आगे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2L, और y एक्सिस में हाफ डिस्टेंस पर है तो L/2, ये हो गया।
इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखो तो इस वाली एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आगे है, L 2L 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2L है, 2L एंड हाफ मतलब 5/2L। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखता हूँ, कितना है 5/2L कामा वाई एक्सिस पर कितना है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट ये मिला। अब अगर हमको कोऑर्डिनेट मिल गया तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करना, तो हलवा क्वेश्चन हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए बच्चों इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये x1 y1 की वैल्यू हो गई, ये वाली x2 y2 की वैल्यू हो गई, ये x3 y3 की वैल्यू हो गई। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालना है, फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या है, XCM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। XCM बराबर m1 किसके बराबर है, m के, m1 किसके बराबर है, अच्छा इस क्षण यहाँ पे लिया गया, m1 किसके बराबर है m के, इंटू x1 5L/2, फिर प्लस m2 किसके बराबर है m, ये वाला मास m2, और x2 किसके बराबर है 2L, फिर प्लस तीसरा वाला मास 2m है, और x3 किसके बराबर है L के, डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस m 2m और 2m 4m, तो ये हो गया 2ml प्लस 2ml 4ml प्लस 5ml/2, तो ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4ml प्लस 5ml/2 डिवाइड बाई 4m, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 8 और 5 13ml, कितना आ गया 13ml डिवाइड बाई 4 2 8, m से m मर गया तो कितना आ गया 13L/8। तो यहाँ से हमको मिला XCM बराबर 13L/8 इतना, ये XCM का कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे ही बच्चों YCM का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। YCM का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो YCM बराबर m1 इंटू y1, m1 कितना है m, y1 किसके बराबर है 0, प्लस m2 किसके बराबर है m, इंटू y2 किसके बराबर है L/2, प्लस m3 किसके बराबर है 2m, इंटू y3 किसके बराबर है L के, डिवाइड बाई टोटल मास 4m, ml/2 प्लस 2ml, तो ऐड कर दोगे तो 2.5 ml इज इक्वल्स 5 ml/2, तो यहाँ से हमको मिल गया 5 ml/2, 2 4 8m, ये इससे कैंसिल हो गया, तो YCM किसके बराबर मिल गया 5L/8, इतना मिल गया। तो बच्चों हमको इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग की डायरेक्शन को आई कैप से दिखाते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को जे कैप से दिखाते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर निकालेंगे, इसलिए RCM इज इक्वल्स 13L/8 आई कैप प्लस वाई कैप वाले की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है YCM की वैल्यू 5L/8, तो ये हो जाएगा 5L/8 इंटू जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। कोई डाउट है किसी को, कौन सा ऑप्शन सही होगा, खोजो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, कोई ऑप्शन नहीं सही, थर्ड वाला 13L इतना फिर प्लस 5/8L, ये वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास के, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है इस चैप्टर में, आप लोग जब भी क्वेश्चन में यहाँ पे दूं तो वीडियो को पास करके पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद तब जा करके अगर ना आ रहा हो तब जा करके आप सोल्यूशन देखो, और आ रहा हो तो उसके स्टेप साथ मिला लिया करो। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बच्चों जितने भी सीरीज में उठाया हूँ कंपटीशन के क्वेश्चन के, ज़्यादातर जेईई मेन का है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2019 का है। इसमें हमको दिया गया बच्चों कि एक कोई सीट है, ये कोई सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है ये। इस रेक्टेंगल का, इसको मैं यहाँ पे बनाऊं बच्चों, ये कोई एक रेक्टेंगुलर सीट है, ये इसकी लेंथ है a और इसकी विड्थ है b, और ये सीट को ऐसे 4 भागों में, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और इस सीट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, जिसका कोऑर्डिनेट है a/2 b/2। इसका कोऑर्डिनेट कितना कितना है, a/2 b/2। ये इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो ये है a, b, c और d, और इसका कोऑर्डिनेट है d का 0,0, और इसमें ये h है, ये f है, ये वाला पॉइंट, ये g है और ये e है। तो जो इस पूरे सीट का दिया गया है कि सीट का मास है कैपिटल M, इसकी लेंथ दी गई है a और इसकी विड्थ दी गई है b। बच्चों ये वाला जो पार्ट है HBGO, इस पार्ट को कहा गया, इस वाले पार्ट को काट करके निकाल दिया जाता है, इसको कट करके निकाल दिया जाता है। जितना भाग ऐसे लाइनिंग की गई है उसको काट के निकाल दिया जाता है। आगे पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से, या जब हम इस वाले पार्ट को काट करके निकाल देंगे तो अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना होगा। क्वेश्चन फिर से सुनो। ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगुलर सीट का टोटल मास m था, इसकी लेंथ a है, विड्थ b है। इसके ऐसे 4 पार्ट किए गए हैं, चारों पार्ट्स में जब ये रेक्टेंगुलर सीट का शुरू में सेंटर ऑफ मास देखा गया तो पॉइंट O पर मिला, जिसका कोऑर्डिनेट था a/2 b/2। कहा दिया गया कि इस वाले पार्ट को HBGO, इस वाले पार्ट को काट करके निकाल दिया गया। इसको निकाल दिया गया तो सेंटर ऑफ मास जो अब यहाँ तो रहेगा नहीं, क्योंकि इधर तो खाली हो गया तो अपने स्थान से हट जाएगा। तो नया इसका जब सेंटर ऑफ मास नई पोजीशन पे शिफ्ट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, उसके लिए पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सीट। क्वेश्चन है कि जो बची हुई सीट होगी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सीट। जो बची हुई सीट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ऑप्शन है इसका पहला 2a/3, 2b/3, दूसरा 3a/4, 3b/4, तीसरा 5a/12, 5b/12, और लास्ट ऑप्शन है 5a/3, 5b/3। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वही हमारा पुराना कॉन्सेप्ट इसमें यूज में आएगा कि सेंटर ऑफ मास को अगर आप देखो बच्चों, होता क्या है कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर टोटल मास सेंटर होता है। यही हमको आइडिया लेकर के चलना है। ये बहुत बेसिक आइडिया है और इसी से हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ बच्चों अगर ये पूरे सीट का टोटल मास कैपिटल M दिया गया था और हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये पूरा जो सीट था
वो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन का था या एक सिमेट्रिकल सीट था, मतलब सबकी मोटाई सबका मास हर जगह एक जैसा था। और अगर हमने इसको चार पार्ट में से तोड़ दिया, चार भाग में से डिवाइड कर दिया, तो क्या एक भाग का मास मैं m/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे भाई आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टोटल मास m था, चार भाग कर दो तो एक भाग का मास कितना होगा, m/4। अच्छा ठीक है, m/4 अगर इसका मास होगा, ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को जिसको काट करके निकाल दिया गया उसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को काट के निकाल दिया गया है तो इसको अब हटा देते हैं, ये हट गया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये एक सीट यहां से यहां तक मानो, इस सीट का अगर सेंटर ऑफ मास देखें तो इस सीट का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, यहां पर होगा। वैसे इस सीट का सेंटर ऑफ मास अगर माने तो इस वाले सीट का सेंटर ऑफ मास देखोगे तो इस वाले सीट का सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे होगा, बीच में होगा। इस वाले सीट का सेंटर ऑफ मास देखोगे तो इस वाले सीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बीच में होगा। हम क्या करते हैं, सबके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस b थी, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, b/2, उसके आधे पर ये, तो इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक y एक्सिस में कितना होगा, b/4। ठीक है, वैसे ही यहां से यहां तक की डिस्टेंस a थी, हाफ डिस्टेंस a/2 होगी, उसकी भी हाफ कर देंगे तो a/4, मतलब इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा a/4, b/4, ये इसका कोऑर्डिनेट। बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूं तो कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a/2, भाई टोटल a थी यहाँ से यहाँ तक, तो हाफ डिस्टेंस a/2, हाफ ये a/2, ये अब a/2 के आधे पर है, तो यहाँ से यहाँ तक a/4 और ये a/2 प्लस a/2 ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3a/4, a/2 ये डिस्टेंस प्लस a/4 ये डिस्टेंस, तो कितना हो गया, 3a/4। y एक्सिस पे देखोगे तो y एक्सिस पे कितना चला है, तो y एक्सिस पर केवल इतनी सी डिस्टेंस ये चला है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की b थी, तो ये आधी वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, b/2, और b/2 के आधे पर है ये, तो ये कितना हो गया, b/4, ये इतना हो गया। इसका कोऑर्डिनेट आप देखो, x एक्सिस पर कितना चल रहा है, आधे का आधा, तो कितना हो जाएगा, a/4। y एक्सिस पर कितना चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक b/2, और b/2 में b/4 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3b/4, ये इसके कोऑर्डिनेट। बच्चों अब कोऑर्डिनेट मिल गया, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। अब मास सबके याद रखो, इस वाले पार्ट का मास कितना है, m/4, इसका भी मास कितना है, m/4, इसका भी मास कितना है, m/4। इसका कोऑर्डिनेट ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं बच्चों। अब तो एकदम क्वेश्चन इजी हो गया, अब आप खुद से ट्राई करो कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। फार्मूला अब एकदम सिंपल सवाल हो गया। अब इसको आप जैसे आप कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे वैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले HCM देखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया। अब XCM किसके बराबर होगा, m1 किसके बराबर है बच्चों, ये वाला मास मान लो m1 है, ये वाला मास m2 है, ये वाला मास m3 है। ये m1 किसके बराबर है, m/4 इंटू x1 a/4, m2 m/4 प्लस x2 3a/4, इतना। फिर प्लस m3 m/4 प्लस x3 a/4,
डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 m/4 प्लस m/4 प्लस m/4 इज इक्वल्स 3m/4 टोटल मास। मुझे यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आप देखोगे तो यहाँ से मैं कॉमन कर सकता हूँ m/4 इंटू a/4, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 1 डिवाइड बाई 3m/4। m/4 से m/4 मर गया, कितना बच रहा है 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 5a डिवाइड बाई 4 3 ज़ा 12 इतना। तो ये आ गया वैल्यू XCM, XCM बराबर 5a/12 इतना आ गया। ठीक इसी तरीके से YCM फाइंड करते हैं। YCM का फार्मूला m1y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। बच्चों YCM निकालोगे तो YCM बराबर m1 कितना m/4 इंटू y1 कितना है b/4 प्लस m2 m/4 इंटू y2 किसके बराबर है b/4 प्लस m3 m/4 इंटू y3 3b/4 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 m/4 प्लस m/4 प्लस m/4 टोटल कितना हो गया 3m/4। बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो m/4 प्लस m/4 इंटू b/4 कॉमन हो जाएगा, m/4 से m/4 मरेगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 3, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 3 2 5, ये तो 1 1 2 2 3 5, तो ये हो जाएगा 5b/4 3 ज़ा 12 इतना। तो यहाँ से मिल जाएगा YCM बराबर 5b/12, YCM कितना मिलेगा 5b/12 ये हो गया। अब YCM की वैल्यू हमको मिल गई है तो कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना मिला 5a/12 कामा 5b/12। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे फाइंड करोगे आप। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन है बच्चों BHU एंट्रेंस 2009 का क्वेश्चन है। का दिया गया है इसमें एक फिगर गिवन है यहाँ पे इस तरीके से, ये सबकी लेंथ a दिया गया है और कार्नर्स पे इसके जो मास रखे गए हैं टोटल मास है ये स्मॉल m मास ऐसे रखा गया है। इसका सेंटर यहाँ पे है O, इस सेंटर से A हाइट पर, इस सेंटर से A हाइट पर एक यहाँ पर मास रखा गया है m, और इसकी इन सब से दूरियां ये m वाले मास का इस वाले पॉइंट से दूरी, m वाले मास का इस वाले पॉइंट से दूरी, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से सबकी डिस्टेंस, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनी। क्वेश्चन फिर से देखो, ये एक कोई सीट है और इसके कार्नर्स पर मास रखे गए हैं m, इसका सेंटर है O, इसके सेंटर से A हाइट पर एक और मास लिया गया है और इसको इस m को यहाँ से मिला दिया गया है, इस वाले m को यहाँ से मिला दिया गया है, इस m को यहाँ से भी मिलाया गया है और इस वाले m को यहाँ से मिलाया गया। एक पिरामिड जैसा शेप बन रहा है। आपसे कहा दिया गया कि फाइंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O,
क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ से, इस वाले ओ से सेंटर ऑफ मास कितनी ऊंचाई पर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग अपना माइंड यूज करें। देखिए ये जो सीट दिया गया है, इस सीट का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, आंसर बिल्कुल होगा। इस सीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बीच में होगा। अगर इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर टोटल मास सेंटर्ड होता है। तो इस सीट का टोटल मास यहाँ पे काम करेगा और टोटल मास कितना हो जाएगा 4m। एक मास यहाँ पे है m। बच्चों ओ से डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ओ पर ये पॉइंट ओ है, इस पर टोटल मास है 4m। ये इससे ए हाइट पर एक दूसरा पॉइंट है और इस पॉइंट का मास है m। एक दूसरा पार्टिकल, इसका मास है m। इसके रेफरेंस में इसकी हाइट हमसे पूछा गया है। अगर इसके रेफरेंस में इसकी हाइट पूछा गया है, ये है m और डिस्टेंस है, तो हमने पहले बताया जिसके रेफरेंस में पूछा जाए उसको आप ओरिजिन पे मान लो, x एक्सिस, ऐसे ऊपर की तरफ y एक्सिस। ये पोजीशन वेक्टर्स हमको पता है, ई वाला पार्टिकल अगर ओरिजिन पर ही है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, तो ये ए डिस्टेंस है तो 0,a इतना। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। x वाली वैल्यू तो 0 है तो यहाँ से xcm कितना मिलेगा 0। ycm हमको निकालना है, टू पार्टिकल सिस्टम है तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ycm बराबर, इस क्वेश्चन में बच्चों ऑप्शन देना भूल गया, ऑप्शन दे देता हूँ। इसका हाइट के ऑप्शन दिए गए हैं, पहला a/3, a/3, दूसरा ऑप्शन है a/6, तीसरा ऑप्शन है a/5, चौथा ऑप्शन है a/4। ये इसके ऑप्शन हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन पहले। तो YCM की वैल्यू निकालते हैं। M1 पहले का मास कितना 4m, तो यहाँ पर कर दीजिए 4m इंटू y1 0, m2 m है इंटू y2 किसके बराबर है 8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 4m प्लस m 5। YCM ये तो 0 हो गया, 5a नहीं m a डिवाइड बाई 5m, m से m कैंसिल, YCM किसके बराबर मिल गया a/5। ये तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन में YCM मतलब y एक्सिस पर चली गई दूरी, y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी मिल रही है, तो आंसर है a/5, इतनी मिल रही है a/5। तो ये पॉइंट O था, नया सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिल गया, सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर हो गया a/5, इतनी हाइट पर हो गया। अरे भाई हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट O, पॉइंट O से कितनी हाइट पर होगा, तो हाइट y एक्सिस पर चली गई दूरी होती है, y एक्सिस पर चली गई दूरी हमें निकाला, नया सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मिल रहा है, सेंटर ऑफ मास से कितनी हाइट पर मिल रहा है a/5, तो कितनी हाइट हो गई a/5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बस a/5 इसकी हाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपके BHU एंट्रेंस में पूछा गया है 2010 का।
क्वेश्चन है, इफ 6 kg mass is moved 2 meter towards right, by what distance two kg has to move so that center of mass remains its initial position। बच्चों क्वेश्चन पहले समझते हैं, क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन बच्चों ये बनाया है कि एक यहाँ पे मास है 2m, एक मास है 2 kg, यहाँ पर एक यहाँ पे मास है बच्चों, ये वाला मास है 6 kg। दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीच में, यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में नहीं हो सकता क्योंकि ये मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा उस पॉइंट की तरफ, उस पार्टिकल की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसका सेंटर ऑफ मास उस पार्टिकल की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसका मास ज़्यादा होता है। तो 6 kg ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम 6 kg मास को 2 मीटर राइट साइड मूव कराते, यहाँ पे अगर हम मूव करा करके यहाँ पे लेके चले जाए, तो कहा गया 2 kg मास को कितना डिस्प्लेस्ड करना होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पर पड़ा रहे। अगर बच्चों 6 kg मास को 2 मीटर इधर डिस्प्लेस्ड करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी तो इधर चला जाएगा। अभी हमने क्या बताया, सेंटर ऑफ मास उस पार्टिकल की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाता है जिसका मास ज्यादा होता है। तो 6 kg का मास ज्यादा है, अगर हम इसको 2 मीटर इधर मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी तो इधर मूव होगा। अब सेंटर ऑफ मास इधर मूव मत हो, अपने ही पोजीशन पे बना रहे, इसके लिए 2 kg मास को कितना और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड करना होगा, कितना मूव करना होगा, ये हमको फाइंड करना है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं उसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 2 मास हैं, ये m1 है, ये m2 है, और दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है, दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस की वैल्यू हमको नहीं पता है कितना है, आई डोंट नो। क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम, ये एक्स एक्सिस की सारी बातें हो रही है। इसको अगर हम मूल बिंदु पर मानते हैं तो एक्स एक्सिस के अलग सारी बातें हो रही है। इसको हम लोग 0,0 अज्यूम करते हैं। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन तो अपने हाथ में, आप कहीं पर भी ले लो, इसको भी मान सकते हो आप, इसको भी मान सकते हो आप, चाहे जिसको ओरिजिन माने, इसको मान लेंगे तब भी वही बात होगी, इसको मान लेंगे तब भी वही बात होगी, आप ओरिजिन किसी को भी ले सकते हो। बच्चों 2 पार्टिकल सिस्टम है, वाई एक्सिस की तरफ तो कोई डिस्टेंस है नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का फार्मूला है XCM बराबर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शंस हैं, जिसके आंसर के पहला है 6 मीटर लेफ्ट साइड मूव करना है, दूसरा है 6 मीटर राइट साइड मूव करेंगे, तीसरा है नो नीड टू मूव, नो नीड टू मूव, मूव करने की कोई जरूरत नहीं, और लास्ट है नन ऑफ दीज,
इनमें से कोई नहीं। देखते हैं बच्चों, XCM M1 X1 प्लस M2 X2 बाई M1 प्लस M2 ये फार्मूला होता है बच्चों। जब भी पार्टिकल्स को डिस्प्लेस्ड कराया जा रहा हो, मोशन कराया जा रहा हो, ऐसे केस में जो भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का इक्वेशन होता है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dxcm इज इक्वल्स m1 इंटू dx1 प्लस m2 इंटू dx2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये इसका डिफरेंशिएशन। हमने डिफरेंशिएशन केवल x का किया है, किसी के रेफरेंस में नहीं किया है। जब केवल x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dxcm बताता है चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कितने अपने स्थान से ये चेंज हुआ है, स्थिति में परिवर्तन कितना है। x1 dx1 बताता है कि x1 पार्टिकल का अपने पोजीशन में कितना चेंजिंग हुई। dx2 बताता है कि दूसरे वाले पार्टिकल का अपने पोजीशन से कितनी चेंजिंग हुई। ये तो बच्चों कहा गया इस क्वेश्चन में, इफ 6 kg इज मूव्ड 2 मीटर टूवर्ड्स राइट। बच्चों इस डायरेक्शन की डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है और निगेटिव साइड वाली डायरेक्शन को जितनी भी डिस्टेंस मिलेगी सबको निगेटिव साइन के साथ लेते हैं। यहां से हम देखते हैं, कहा गया इफ 6 kg इज मूव्ड 2 मीटर टूवर्ड्स राइट, मतलब 6 kg मास को राइट साइड में मूव कराया जा रहा है 2 मीटर। तो ये m2 है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग dx2 या इसकी जो पोजीशन में चेंजिंग है उसको दिखाया गया dx2 से। dx2 कितना है 6 मीटर, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड है। फिर कहा गया बाय व्हाट डिस्टेंस 2 kg हैज टू मूव। 2 kg वाले को 2 kg m1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है dx1। कहा गया इसको कितना डिस्प्लेस्ड किया जाए कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे बना रहे। सेंटर ऑफ मास अगर अपनी पोजीशन पे बना हुआ है, इसकी पोजीशन इधर उधर नहीं हो रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया dxcm किसके बराबर हो गया 0। सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं। dxcm की वैल्यू कितना है बच्चों 0। m1 किसके बराबर है 2 kg। dx1 हमको फाइंड करना है, dx1 प्लस m2 किसके बराबर है 6 kg इंटू dx2 कितना है 6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 निकाल लो, 2 प्लस 6 8 kg। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 0। ये हो गया बच्चों 0 इज इक्वल्स 2 dx1 प्लस 36। एक मिनट, dx2 2 मीटर है बच्चों, यहाँ पे 2 तो ये हो जाएगा 12। इसको इधर कर दिया तो ये हो गया -12 इज इक्वल्स 2 dx1। यहाँ से dx1 कितना आ गया -6 मीटर। -6 मतलब इस वाले पार्टिकल को, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड इधर मूव कराना होगा। कितना मूव कराना होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है 6 मीटर लेफ्ट साइड, इतना मूव कराना होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक अगला एक क्वेश्चन इसी तरीके से जो बीएचयू एंट्रेंस में ये सवाल पूछा गया, ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करो कैसे लगाएंगे। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, वैल्यू भी इसकी लगभग सिमिलर ही है। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। इसको आप देखो, लिखा है 6 kg इज मूव्ड 2 मीटर टुवर्ड्स राइट। एक मैं क्वेश्चन सीधे समझा रहा हूं क्या लिखा गया है। एक मास है 2 kg और एक मास है 6 kg।
कहा गया 6 kg मास को 2 मीटर, इसको 2 मीटर राइट साइड में मूव करा दिया गया, इधर मूव करा दिया। 6 kg मास को हमने 2 मीटर इधर मूव करा दिया। बाई व्हाट डिस्टेंस 2 kg हैज टू बी मूव्ड, 2 kg मास को कितना मूव करना होगा, इसको कितना मूव कराना होगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 3 मीटर टुवर्ड्स राइट, इसका सेंटर ऑफ मास 3 सेंटीमीटर राइट साइड शिफ्ट हो, 3 मीटर राइट साइड शिफ्ट हो। बच्चों शुरू में इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा 6 kg की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा है। जब इसको 2 मीटर इधर मूव करा दिया गया तो कहा गया 2 kg को हम कितना मूव कराएं कि सेंटर ऑफ मास राइट साइड में, यहाँ से ये राइट साइड में इधर 3 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाए, मूव करें। क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है? 2 kg 6 kg ये मास थे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पर था। कहा गया 6 kg को 2 मीटर इधर राइट साइड मूव करा दिया गया, तो 2 kg को कितना और मूव कराएं, किस डायरेक्शन में मूव कराएं कि इसका सेंटर ऑफ मास राइट साइड में 3 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो जाए, क्या क्या चीजें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन है इसका पहला 6 मीटर राइट साइड मूव कराना होगा, दूसरा 6 मीटर लेफ्ट साइड मूव कराना होगा, तीसरा 4 मीटर राइट साइड मूव कराना होगा, और डी है 4 मीटर लेफ्ट साइड। ये इसके ऑप्शन हैं बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमने पहले बताया था ये 2 पार्टिकल सिस्टम बन रहा है, और 2 पार्टिकल सिस्टम में हमेशा एक पॉइंट को आप ओरिजिन मान लो, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, आप चाहे इसको मान सकते हो। ओरिजिन मानने के बाद केवल एक्स एक्सिस की बातें हो रही, तो एक्स सी एम निकालते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये है। इसका बच्चों डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी एक्स सी एम इज इक्वल्स m1 डी x1 प्लस m2 डी x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया। DXCM क्या बताता है बच्चों? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। तो हमने बताया सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, 3 मीटर, तो DXCM कितना हो गया, 3 मीटर। DX1 पहले वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हमको फाइंड करना है। फिर DX2 दूसरे वाले पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस्ड कराया जा रहा है, 2 मीटर, तो ये वैल्यू हो गई DX2 की। M1 M2 हमको पता है, वैल्यू पुटअप करते हैं, ये वाली वैल्यू हो गया 3, M1 हो गया 2 kg, DX1 हमको फाइंड करना है, M2 कितना हो गया 6 kg, और DX2 है 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 6, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो 8 3 24, 2DX1 प्लस 12, इसको इधर कर दो, 12 इज इक्वल्स 2DX1 डिवाइड कर दिया, तो DX1 इज इक्वल 6 मीटर। अब ये देखो प्लस में मिल रहा है, इसका मतलब किस साइड मूव कराना होगा, राइट साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बच्चों। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, नीट एग्जाम में क्वेश्चन नीट में पूछा गया है 2009, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पहले भी लगभग सिमिलर थी। तो आज के लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको कराए गए उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, और उस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।